हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर बैठे मस्त में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल मैंने आपको पीपीटी के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इसको खुद रिटन में अगर आपको समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एज यू ऑल नो कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं। जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये लोकली विलेजेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर विलेज लेवल की जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर रखा जाता है। और जो अगर हमारी सिटीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो एमआई यानी कि म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कंट्री है, जो हमारी कंट्री है, उसके अंदर किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि पूरी जो पावर है उसको किस तरह से बांटा गया है। तो हमारे इंडिया के अंदर 3 लेवल पे जो पावर है उसको बांटा गया है। पहले सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको दी गई है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको 2 तरीके से बांटा गया है। फर्स्ट इज़ रूरल लेवल पे और सेकंड इज़ अर्बन लेवल पे। रूरल लेवल पे क्या होती है हमारी, पहले जिला परिषद सबसे ऊपर, उसके बाद ब्लॉक लेवल, उसके बाद होती है हमारी पंचायत समिति। ठीक है। और जो हमारा अर्बन लेवल है उसमें क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़, और उसके बाद होते हैं हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत। ठीक है। ये जो हमारे अर्बन लेवल पे रूलिंग करते हैं और यहाँ पे रूरल लेवल पे, यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं और यहाँ पे भी इलेक्शंस कराए जाते हैं। और आपको सेंटर और स्टेट का तो पता ही है कि बहुत बड़े लेवल पे इलेक्शंस कराए जाते हैं। स्टेट और जो सेंटर है वहाँ पे तो जो हमारा नेशनल लेवल का जो इलेक्शन कमीशन होता है ना वो इलेक्शंस कराता है। और जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसके इलेक्शंस कौन कराता है, जो हमारे स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन होता है वो इनके इलेक्शंस कराता है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो हमारा जो सिलेबस है उसमें रूरल जो लेवल की गवर्नमेंट है वो दे रखी है, रूरल गवर्नमेंट्स यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में दिखाया गया है। तो इसे हम रूरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, एमआई के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है कि क्या क्या होता है। रूरल लेवल पे हमारे क्या होता है, सबसे नीचे वाले स्तर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे ऊपर। तो हम सबसे पहले नीचे की बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो विलेजेस होते हैं यानी कि जो गांव होते हैं उनमें क्या होता है, ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के अंदर कौन होता है, ग्राम सभा में वो सब लोग होते हैं जो 18 साल से ऊपर होते हैं, यानी कि वो सब लोग जो कि वोट दे सकते हैं, जिनको वोटिंग का राइट होता है, वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और जो ये ग्राम सभा के लोग होते हैं यानी कि जो ग्राम सभा होती है हमारी विलेज के अंदर, वो क्या करती हैं, वो हमारे ग्राम पंचायत के इलेक्शंस कराती हैं, मतलब करती हैं। यानी कि जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं ना उनमें वोट कौन डालते हैं, जो ग्राम सभा होती हैं उसके मेंबर्स इसके अंदर वोट डालते हैं। और ये कैसे होता है, जो हमारा ऊपर प्रोसेस यूज़ किया जाता है सेंट्रल स्टेट पे, FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके थ्रू इलेक्शंस होते हैं, यानी कि गुप्त तरीके से मतदान किया जाता है। ठीक। और ग्राम पंचायत के अंदर क्या होता है कि एक सरपंच होता है जो कि हेड होता है विलेज का, और उसके नीचे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और हर एक जो गांव है उसके अंदर मेंबर्स की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए कोई भी हम फिक्स मेंबर्स की संख्या नहीं बता सकते आपको। उसके बाद जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, ये क्या हो सकती है, मतलब अगर किसी गांव के अंदर पॉपुलेशन कम है, तो अगर किसी गांव के अंदर 500 आदमियों की पॉपुलेशन है, उससे कम है ना, तो 2 गांव मिलके
2 या फिर 3 गांव मिलके क्या कर सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं और उनका एक बार इलेक्शन कराएंगे और फिर क्या करेंगे, वो अपना हेड चुन लेंगे और 5 साल के बाद इनके इलेक्शंस होते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि रिजर्व कर रखी हैं, जैसे कि कभी तो जनरल कैटेगरी से कोई सरपंच बनता है, कभी वुमेंस कैटेगरी से सरपंच बनाए जाते हैं। एक टेन्योर के लिए मान लिया कि जनरल कैटेगरी से सरपंच बनाए हैं, तो एक बार में क्या होगा कि वुमेंस को पोजीशन मिलेगी, एक बार SC STs को मिलेगी। तो इसलिए सब का डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि इतना एक बार इनको मौका मिलेगा, एक बार इनको मौका मिलेगा, तो इसलिए फिर डिस्प्यूट नहीं होते कोई भी। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर कब ऐड की गई। ये जो 2 टॉपिक्स हैं इसको मैं बाद में बताऊंगी आपको। जिला परिषद है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है और जो ब्लॉक लेवल है, इनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। पहले आपको बता देते हैं कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ग्राम लेवल की और ये जो अर्बन लेवल की चीज़ें हैं ये जोड़ी गई थी या फिर इनको बाद में जोड़ा गया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे क्या था कि गांधी जी जो थे वो तो स्कॉलर थे बहुत बड़े अपने फील्ड के, तो उन्होंने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो क्या करते थे कि चिट्ठी लिख कर भेजते थे आगे कि आप है ना ये वाली चीज़ ऐड कर दीजिए, ये वाली चीज़ ऐड कर दीजिए। तो उन्होंने ये एक चिट्ठी में लिख के भेजा था कि आप पंचायती राज को ऐड कर दीजिए, लेकिन उस टाइम पे BR अम्बेडकर क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, अगर ये सब जुड़ेगा तो SC STs जो हैं उनको दबा दिया जाएगा, क्योंकि वो SC ST कास्ट से बिलोंग करते थे और अगर ये सब जुड़ता तो फिर से हेड वही बन जाते जनरल कैटेगरी वाले, तो उनको इस चीज़ से डर था। तो उन्होंने इस टाइम पे ये मना कर दिया था कि पंचायती राज को हम नहीं जोड़ेंगे। तो इसलिए जो पंचायती राज है उसको बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। तो अभी हम पढ़ते हैं क्या है रूरल लोकल गवर्नमेंट फीचर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि किस कमेटी ने सलाह दी और कब कैसे क्या ऐड हुआ। तो अभी हम रीड करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता जी की कमेटी थी, ये इनके हेड थे बलवंत राय मेहता, उनके नाम पे ये कमेटी थी। इन 1957 में द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी टू रिव्यू द लॉज पास्ड बाय सेवरल स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक कमेटी अपॉइंट की, क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। जो बहुत सारे कानून बनाए गए थे, कानून पास किए गए थे अलग अलग स्टेट्स के द्वारा टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द कमेटी गेव इट्स रिपोर्ट इन 1958। 1957 में कमेटी बनी थी और 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिकमेंडेड अ 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल रूरल गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया कि 3 तरह की आप गवर्नमेंट बनाइए, जो कि एक फर्स्ट होगी विलेज पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। नोट इट शुड बी नोटेड दैट विलेज इज द लोअर लेवल ऑफ गवर्नेंस। इसमें बताया गया था कि जो विलेज है वो सबसे निचला स्तर होगा गवर्नमेंट का या फिर जो गवर्नेंस की जाएगी उसका। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इज कॉल्ड अ ब्लॉक लेवल। काफ़ी सारे जब ग्रुप ऑफ विलेजेस मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ब्लॉक लेवल कहलाएंगे। एंड अ ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स मेक्स द डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा कि पहला विलेज है जो सबसे छोटी लेवल है, अगर कई सारे विलेज मिक्स होंगे तो वो क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा। और काफ़ी सारे जब ब्लॉक मिलके क्या बनाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये उस टाइम पे सजेस्ट किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। पंचायती राज वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कमेटी। और इसी कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्या किया गया था, जो पंचायती राज जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था या फिर उसको आगे बनाया गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल रूरल गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो लोकल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर हर स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है, लेकिन लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो बनाई गई थी। हाउएवर देयर वर सर्टेन loopholes in the working of Panchayat Raj, and since it failed to evolve as a self-reliance institute of local
रूरल गवर्नेंस, द जनता पार्टी गवर्नमेंट in 1978 appointed the Ashok Mehta Committee to review the working of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्या हुआ कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद, वो क्या हुआ कि वो फेल हो गया अपने आप को मतलब कंट्रोल करने में या फिर अपने ऊपर गवर्नेंस करने में। तो फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1978 के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि अशोक मेहता कमेटी बनाई कि इस पंचायती राज को क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, इसको जांचने के लिए। तो फिर अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, अब हम उसको पढ़ेंगे। द अशोक मेहता कमेटी मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। उन्होंने कुछ अलग रिकमेंडेशंस दी। पंचायत शुड बी गिवन मोर पावर्स, जो पंचायत है उनको काफ़ी ज़्यादा पावर देनी चाहिए। विलेज पंचायत शुड बी अबॉलिश एज इट इज़ शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड पंचायत राज शुड बी मेड 2 लेयर। उन्होंने कहा कि जो विलेज की पंचायत है उसको अबॉलिश कर सकते हैं एज इट शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। अगर उसके अंदर बहुत कम रिसोर्सेज हों तो उनको क्या कर सकते हैं, हम ख़त्म कर सकते हैं। पंचायत राज शुड बी मेड 2 लेयर्ड, और पंचायती राज को क्या 2 लेयर बनाई गई। पहले 3 लेयर थी, विलेज पंचायत और ब्लॉक समिति और जिला परिषद लेवल की, लेकिन इसको 2 लेवल के लिए इन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ जिला परिषद। इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो ऑफिशियल्स होंगे वो किसके कंट्रोल में होंगे, जिला परिषद के अंडर में होंगे। टू मेक देम मोर अकाउंटेबल, उन्हें और अच्छे से काम करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स होंगे वो जिला परिषद के अंदर काम करेंगे। इलेक्शंस टू पंचायत शुड बी हेल्ड पॉलिटिकली टू लिंक इट विद द प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और उन्होंने क्या कहा कि जो पंचायत के चुनाव होंगे वो कैसे कराए जाएंगे, पॉलिटिकल लेवल पे कराए जाएंगे, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो उनसे भी जुड़े रहें। इट वुड ईजी द फंडिंग प्रॉब्लम ऑफ पंचायत। इससे क्या होगा कि जो फंडिंग प्रॉब्लम्स हो रही है पंचायत के साथ में वो आसान हो जाएंगे और उनको मतलब हट सी जाएंगे। द रिपोर्ट ऑफ कमेटी वॉज रिजेक्टेड थ्रू द सजेशन टू होल्ड इलेक्शन ऑफ पंचायत पॉलिटिकल वॉज एक्सेप्टेड। जो इस कमेटी की रिपोर्ट थी उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बट इसका जो आखिरी वाला सजेशन था ना, कौन सा वाला, कि हम इलेक्शन होल्ड कराएंगे, किसके साथ में, पॉलिटिकली कराएंगे, यानी कि जिससे वो लिंक भी कर सके पार्टीज के साथ में और जो फंडिंग है वो भी अच्छे से हो सके। अब नेक्स्ट है द पंचायती राज बिल 1989। 1989 में क्या हुआ कि पंचायती राज बिल आया। In 1989, the 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संवैधानिक संशोधन 64वां जो संवैधानिक संशोधन था 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया द पंचायती राज बिल टू मेक विलेज रिपब्लिक अ रियलिटी। यानी कि जो विलेजेस हैं उनको गणतंत्र बनाने की उसको एक रियलिटी बना दें, ये वाला बिल लेके आए थे वो 1989 में और 64th अमेंडमेंट कराने के साथ में। द बिल सेड, बिल है ये, ना कि अमेंडमेंट अभी हो चुका है, तो इसलिए अभी इसको बिल बोल रहे हैं। और अभी आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि ये बिल था और ये पास हो गया तो इसके थ्रू हुआ है, इसके थ्रू नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक बिल है जो कि 1989 में आया था और इसका 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा गया है। The bill said that the panchayat institutions in India has grown weak due to inept elections, lack of adequate representation of women, SC and STs, and shortage of fund. The bill, however, was rejected by Rajya Sabha. जो ये राज्यसभा के द्वारा ये बिल था ये रिजेक्ट कर दिया गया और ये अमेंडमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसलिए 64th अमेंडमेंट में ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इस बिल में क्या कहा गया था कि जो पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन है वो क्यों कमजोर हो रहा है, क्योंकि इलेक्शंस इसमें टाइम टू टाइम नहीं कराए जा रही हैं और जो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है वो SC STs का और वुमेन्स का कम है और इनको फंड भी कम दिए जा रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ फंड है इसलिए। लेकिन क्या हुआ कि ये लोकसभा ने तो इसको पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ और इसलिए ये बिल एक्ट नहीं बन पाया। नेक्स्ट है अब पंचायती राज एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। यानी कि 1993 में क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और ये कौन सा अमेंडमेंट था, 73rd अमेंडमेंट। याद रखिएगा 73rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 1993 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, पंचायती राज एक्ट बन गया
और हमारे संविधान में लिखा गया। और हमारे संविधान में कब इसको जोड़ा गया? 73rd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था। ये 1993 में हुआ था। In 1993, the Narasimha Rao government introduced the Panchayati Raj Act by the 73rd Constitutional Amendment Act, which made Panchayati Raj a reality. इसमें जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी 1993 के अंदर, यानी कि 1993 के अंदर नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने पंचायती राज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, उनको पेश किया। और क्या हुआ कि ये जो 73rd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान में संशोधन हुआ 73वां, और पंचायती राज को एक हकीकत बना दिया, वास्तविकता बना दिया। इट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज बाय इंट्रोड्यूसिंग इट इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर इसको, जो पंचायती राज है, उसको लिखा गया किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे 11वीं अनुसूची के अंदर लिखा गया। इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स थे? द मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट आर एज फॉलो। नीचे दिए गए जो मेन फीचर्स हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंदर दिए गए थे। द फीचर्स आर: देयर शैल बी 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 लेवल पे 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया था पंचायत का। पहला विलेज पे, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट है सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर SC एंड STs। इसमें क्या कहा गया? जो हमारे 64th अमेंडमेंट में उसमें भी कहा गया था कि SC STs को और वुमेन्स को सीट नहीं दी जा रही थी, तो इसलिए इसमें उसको जोड़ा गया कि SC STs के लिए जो हमारी सीट है उनको रिजर्व कर दिया जाएगा इन अ प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जो भी उनकी पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन के अंदर। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन्स। वुमेन्स के लिए 1/3 जो हिस्सा था वो उनका सीट्स का, उसको रिजर्व कर दिया गया था। ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स वुड बी रिजर्व फॉर SC एंड STs इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द स्टेट। जो ऑफिस है चेयरपर्सन्स के, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत, पंचायत के अंदर जो चेयरपर्सन होते हैं उनके वो सीटें रिजर्व करी जाएंगी हर एक लेवल पे। जो 3 लेवल मैंने आपको बताया कि विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उन पे हर एक जगह पे उनके चेयरपर्सन्स के लिए सीट रिजर्व की जाएगी SC और SCs के लिए। और वो किस तरीके से की जाएंगी कि कितना उनकी पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन निकाल के और तब उनकी सीटें निकाली जाएंगी। और ये सीटें पूरे स्टेट के अंदर से निकाली जाएंगी। देखो, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द स्टेट, पूरी स्टेट में जो उनकी पॉपुलेशन है ना उसका प्रोपोर्शन लिया जाएगा, यानी कि उसका अनुपात बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शन को। मैं प्रोपोर्शन बोल रही हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा तो प्रोपोर्शन को अनुपात बोलते हैं। उनके अनुपात के अनुसार ये लिए जाएंगे कि कितनी सीटें हैं उन को देनी है, उसके हिसाब से उनकी हर एक ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन पंचायत के अंदर। द टर्म ऑफ पंचायत हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर 5 years। जो पंचायत का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल का होता है। एंड इन इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, उसको कई बार बीच में भी भंग कर दिया जा सकता है। इलेक्शंस वुड बी हेल्ड विद इन 6 months। और इलेक्शंस को 6 महीने के अंदर कराया जाता है। जैसे कि स्टेट में इमरजेंसी लगा के भंग किया जाता है ना, वैसे ही गांव की जो पंचायत वगैरह होते हैं इनको भंग कर दिया जाता है बीच में, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। और क्या करा सकते हैं, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर इनके इलेक्शंस फिर से कराने पड़ते हैं। पंचायत हैव बीन इंटरेस्टेड विद specific responsibilities listed in Schedule 11th of the Constitution। पंचायत की कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये वाले कार्य अपने गांव के अंदर कराने हैं। ये सब कहाँ पे लिखे गए हैं? जो 11th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर। इट इंक्लूड्स, उसके अंदर क्या क्या है? 29 आइटम्स हैं। लाइक एग्रीकल्चर कराना, अलाइड एक्टिविटीज़ करानी। एग्रीकल्चर मतलब कृषि का काम कराना। कई बार होता है ना कि आपको बताया जाता है कि आपके गांव के अंदर एक ट्रैक्टर है या फिर कोई हल वगैरह होते थे पहले के टाइम पे, तो कि हल है, ये साझा हल है, पूरे गांव का मतलब एक है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। वैसे
तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं यहाँ पे गांव की पंचायत वगैरह को, कि आप ये गांव में एग्रीकल्चर को अच्छा कराने के लिए अलाइड एक्टिविटीज़, यानी कि अगर कोई झगड़ा वगैरह होता है उसके लिए माइनर इरिगेशन स्कीम्स, छोटे छोटे इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जो स्कीम होती है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार के कोई काम कराने हो तो उनके लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे जो उद्योग है उनको लगवाना, रूरल हाउसिंग के लिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र पे जो बिजली लगवाई जाती है उनका काम कराना, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी जो पीने का पानी है उसकी सुविधा कराना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि जो प्राइमरी लेवल की और जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उसको वेल तरीके से कराना, एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वीकर सेक्शन यानी कि अच्छी स्कीम्स निकालना किन के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए, और वेलफेयर के काम करना उनके लिए। वेलफेयर का यानी कि उनके भलाई के लिए कोई काम करना, छोटे मोटे उनको मतलब काम देना या फिर उनके लिए थोड़ा पैसा वगैरह देना, ये सब कराना किन का काम होता है, पंचायत का। एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक स्वतंत्र राज्य इलेक्शन मतलब चुनाव आयोग वुड बी क्रिएटेड फॉर सस्पिडेंट डायरेक्शंस एंड कंट्रोल फॉर इलेक्शंस प्रोसेस ऑफ पंचायत। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या कराता है, पंचायत के चुनाव कराता है और हर 5 साल के बाद वो इनके चुनाव कराता है। ईच स्टेट वुड हैव स्टेट फाइनेंस कमीशन, हर एक जो स्टेट है उसके पास अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, विच वुड डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑन विच फाइनेंशियल रिटर्न्स वुड बी इंटरेस्टेड फॉर पंचायत। और जो फाइनेंस कमीशन होता है ये क्या करता है कि इन पंचायत को क्या देता है, फंड देता है, और फंड डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑन विच फाइनेंशियल रिटर्न्स, ये वो प्रिंसिपल्स बताता है कि किस फाइनेंशियल रिटर्न्स पे आप इनको पंचायत को फंड दे रहे हो, कितना फंड देना चाहिए, कितना किस पंचायत के लिए ज़रूरी है। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि विलेज लेवल पे क्या होता है। मैंने अभी आपको बता दिया था विलेज लेवल पे ग्राम सभा होती है, फिर ग्राम पंचायत बनती है, लेकिन मैं आपको डिफाइन पूरी तरीके से लाइन टू लाइन बता रही हूँ। तो इसमें होता है, बाय द पंचायती राज एक्ट 1993 2 bodies आर established at village level and these are interconnected. This include the ग्राम सभा and the ग्राम पंचायत। 1993 में जो पंचायती राज एक्ट आया उसके अनुसार 2 bodies आर established यानी कि 2 तरह की 2 बॉडी बनाई जाएंगी विलेज लेवल पे। दीज आर इंटरकनेक्टेड जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा इज द बेसिक यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल एडल्ट रजिस्टर्ड वोट इन द पंचायत एरिया। ग्राम सभा क्या है, एक बेसिक यूनिट है। उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी एडल्ट